नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में देखिए क्या बता दिया था। हमने आपको पिछली वीडियो में जो है ये बताया था कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, ठीक। और सजीवों के लक्षण में जो है हमने आपको बता दिया था, वृद्धि को बता दिया था। वृद्धि बोले तो क्या होता है, ग्रोथ, ठीक। क्या ये ग्रोथ जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है कि नहीं। क्या होता है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है, क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, जैसे कि रेत के टीले होते हैं और पर्वत होते हैं, ठीक। तो इसमें भी वृद्धि होती है और वृद्धि देखिए जीवों में भी होती है। तो ये जो वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। अब विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं, जो केवल केवल सजीवों में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। अब देखिए आज की वीडियो में हमारा क्या टॉपिक है, जनन देखेंगे। क्या देखेंगे, जनन। क्या ये जनन जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं। और क्या देखेंगे, उपापचय देखेंगे। क्या देखेंगे, उपापचय। क्या है उपापचय जो है जीवों यानी कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है कि नहीं, तो यह भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों सजीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनन क्या होता है और जनन जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण है कि नहीं, ठीक। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को एकदम ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह सभी टॉपिक जो है एकदम अच्छी तरह से और बेहतरीन लेवल पर तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा टॉपिक हमारा है, पहला जनन। क्या है, क्या ये जनन जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण है कि नहीं। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए, जनन का इंग्लिश नेम क्या होता है, तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन। लिख लीजिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन, ठीक। तो पहले आप लोग ये समझिए कि जनन क्या होता है, ठीक। तो जब हम जनन को समझ जाएंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि यह जनन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं। तो आप में से किसी को पता है कि जनन क्या होता है। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो हमने आपको किसी वीडियो में बताया होगा कि जनन क्या होते हैं। तो देखिए जनन क्या होते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन, ठीक है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे कि कोई प्राणी है वह अपने संतान उत्पन्न कर दिया, ठीक। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जनन क्या होता है, अपने समान संतान अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक। किसी भी चीज के लास्ट में अगर जनन लग गया तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कि उसका मतलब कि वहां पर उसका निर्माण हो रहा है, ठीक। क्या है यहाँ पर जनन है ना, तो क्या हो जाएगा, अपने समान संतान उत्पन्न करना। उत्पन्न यानी कि निर्माण करना, अपने समान संतान को निर्माण करना, ऐसे भी कह सकते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग आगे देखिए और आप लोग यहाँ से समझिए कि जनन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जनन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं जनन के, एक हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। इसका हिंदी नाम क्या है, पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है लैंगिक जनन, ठीक है। पहला क्या होता है, लैंगिक जनन, ठीक। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है बताइएगा सभी लोग, दूसरा हमारा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। दूसरा यहां पर हो जाएगा अलैंगिक जनन। तो आप लोग यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कि लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। तो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन जो है यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कि हम लोगों में पाया जाता है। हमारे शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है, ठीक। तो लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख देंगे, देखिए बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है। बहुकोशिकीय
जीव। ठीक, देखिए लैंगिक जन किस में पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। ठीक है, अब अलैंगिक जन किस में पाया जाता है? तो यह अलैंगिक जन जो है ना किस में पाया जाता है? देखिए यह जो है बहुकोशिकीय में पाया जाएगा, तो यह जाहिर सी बात है कि एक कोशिकीय में पाया जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एक कोशिकीय जीवों में। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। ठीक, देखिए लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है, अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। ठीक, तो इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए आप लोग, यह जो जनन होता है क्या ये केवल सजीवों में पाया जाता है कि निर्जीवों में भी पाया जाता है? तो जनन जो होता है ना, जनन हमारा जो होता है यह निर्जीवों में भी नहीं पाया जाता है। जनन निर्जीव में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और लेकिन जनन जो होता है कुछ सजीव में भी नहीं पाया जाता है। कुछ सजीव में भी नहीं पाया जाता, निर्जीव में तो पाया ही नहीं जाएगा। क्या यहाँ पर एक ईटा है? ईटा क्या है? ईटा कैसा होता है? ईटा जो है निर्जीव होता है। ठीक, इस ईटे से जो है एक नया ईटा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता ना। यह ईटा अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, ईटा क्या है? निर्जीव है। ठीक, तो मतलब कि ईटा क्या है? जनन नहीं कर सकता। ठीक है, और सजीव जो होते हैं, सजीव अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते, लेकिन कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे क्या क्या होते हैं पहले आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? कि जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक, क्यों नहीं है विशिष्ट लक्षण? क्योंकि यह केवल जो है, केवल नहीं कुछ, क्योंकि कुछ सजीवों में जनन नहीं होता है। ठीक है, कुछ सजीवों में जनन नहीं होता है। ठीक, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर एकदम ध्यान से, जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ सजीवों में जनन नहीं होता है। अब वह कौन कौन से सजीव है? तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? देखिएगा आप सभी लोग एकदम ध्यान से। क्या होता है? बंद कामगार मधुमक्खी होता है। ठीक, पहला क्या होता है? बंद कामगार मधुमक्खी, इसमें क्या होता है? इसमें जनन नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? एक खच्चर भी होता है, घोड़ा का वैरायटी होता है, तो खच्चर में भी जनन नहीं होता है। खच्चर में भी जनन नहीं होता है। ठीक, और कुछ बंद मनुष्य होते हैं। ठीक, बंद दंपत्ति। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे बंद मनुष्य में भी जनन नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जनन जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं विशिष्ट लक्षण? क्योंकि जनन जो है केवल किस में पाया जा रहा है? सजीव में पाया जा रहा है, लेकिन कुछ सजीव में भी जनन नहीं होता है। ये सजीव ही है ना, बंद कामगार मधुमक्खी भी सजीव है, खच्चर भी सजीव है, और बंद मनुष्य भी सजीव। तो इसमें कहाँ जनन हो रही? इसमें जनन की क्षमता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं उपापचय। ठीक, उपापचय क्या होता है आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। इतना लिखिए पहले, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? उपापचय है। ठीक है, क्या है? उपापचय। अब उपापचय क्या होता है तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा कि उपापचय क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में जो है जब हम भोजन खाते हैं तो क्या हुआ है? भोजन खड़े खड़े चला जाता है? खड़े खड़े नहीं जाता है। ठीक, भोजन में जो है कुछ परिवर्तन होते हैं। पहले मुंह में जाता है, फिर क्या होता है? दांत से हम उसको कूचते हैं, फिर पेट में जाता है, फिर क्या होता है? कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, तब वह जाकर एकदम मिक्स हो जाता है हमारे शरीर में, तब हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। ठीक,
तो हमारे शरीर में जो है बहुत सारे करोड़ों रासायनिक परिवर्तन होते, ठीक है। तो हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं उपापचय, ठीक। हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कह देंगे, उपापचय कह देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे, उपापचय। देखिए हमारे शरीर में होने वाली समस्त यानी कि संपूर्ण समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं को उपापचय कहते हैं, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा क्लियर, ठीक है। उपापचय क्या होता है, हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं, ठीक। अब देखिए रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि कोई चीज है, किसी चीज से उस चीज का निर्माण हुआ, फिर पुनः उससे इसका निर्माण नहीं हो सकता। जैसे क्या, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दूध है ना, दूध से जो है क्या बन रहा है, दही बन रहा है, दूध से दही बना, ठीक। तो दूध से यहाँ पर दही बन गया, तो यह क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही तो बन गया, तो क्या दही से दूध बनाया जा सकता है, नहीं ना। दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इधर की प्रक्रिया नहीं, दही से दूध नहीं बना सकते, तो यह क्या हो जाएगा, यह रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। अब आप लोग आगे समझिए कि उपापचय जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उपापचय जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है उपचय, क्या है, उपचय, पहला उपचय, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है अपचय, क्या है, अपचय। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, उपचय को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए उपचय क्या होता है, तो आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा कि उपचय क्या होते हैं। देखिए सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण से जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उपचय। आप लोग देखिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक। एकदम ध्यान से बस देखते चलिए क्या होता है उपचय, सरल अणुओं से, ठीक है, सरल अणुओं से क्या होता है, जटिल अणुओं का निर्माण से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। सरल अणुओं से जटिल सरल अणु से क्या बन रहा है, जटिल अणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। सरल अणु से जटिल अणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचय कहते हैं। देखिए सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उपचय कहा जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण कैसे होता है। आप प्रकाश संश्लेषण जो है देखे होंगे पौधों में, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से, देखिए प्रकाश संश्लेषण से, चलिए यहां लिख देते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है, की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, समझ में आए कि नहीं, क्या बताएं। प्रकाश संश्लेषण से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे कि सरल अणु से जटिल अणुओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है।
या उपचय का जो है एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सहायता से क्या होगा, ऑक्सीजन की सहायता से यहाँ पे हम लोग आगे लिख देंगे जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ठीक है, का निर्माण क्या कहलाएगा बताइएगा सभी लोग, उपचय का ही एक उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, यह यहां पर नहीं आएगा, अगले स्लाइड में हम देख लेंगे अपचय को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। देखिए सभी लोग, जैसे कि ये हमारा क्या है, इधर हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस के यहाँ पर रहेगा 12H2O। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के 12H2O। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो इसको भी एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है हमारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, या हम पर्णहरिम भी इसे कहते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पर्णहरिम। ठीक, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक, तो इससे जो है किसका निर्माण होता है, तो देखिए ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 प्लस के यहाँ पर हमारा बनता है जल के अणु बन जाते हैं। ठीक, 6 जल के अणु बन जाते हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। ठीक है, प्लस के 6O2 ऊर्जा के रूप में यहाँ से मुक्त हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया आपको समझ में आएगी, यह बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप जो है लिख लीजिए, तुरंत इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद चलिए हम आपको क्या समझाते हैं, अपचय समझाते हैं। ठीक, अपचय क्या होते हैं इसको आप लिखिए पहले। अब आप लोग यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, अपचय है। ठीक है, अब अपचय क्या होता है एकदम ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अपचय क्या होते हैं। देखिए अपचय में क्या होता है, जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होता है। क्या होता है, जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होता है। यहाँ पे लिख देंगे जटिल अणु से क्या होता है, जटिल अणु से सरल अणुओं का निर्माण होता है। सरल अणुओं का निर्माण। ठीक, जटिल अणु से सरल अणुओं का निर्माण होता है। ठीक, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचय कहलाती है। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर समझिए कि अपचय से जो है ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे होता है, श्वसन में जो होता है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जल व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, देखिए श्वसन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अणु जल व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग इसके रिएक्शन समझ लीजिए कि रिएक्शन यहाँ पर कैसे होता है। देखिए सभी लोग यहाँ पर रिएक्शन होता है C6H12O6 क्या हो गया, ग्लूकोज। ठीक, और प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 6 अणु रहेंगे। ठीक, किसकी उपस्थिति में होता है, एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक, अब देखिए क्या क्या बन रहा है, जल व कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे जल प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, दोनों 6 घटक होते हैं। ठीक है, अब देखिए यह जब बने हैं तो किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ठीक, ऊर्जा मुक्त होगी यहाँ से,
कुछ नहीं है। अपचय क्या होता है? जटिल अणु से सरल अणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचय कहलाती है। ठीक, इसमें क्या होता है? श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जल व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। और रिएक्शन जो है आप सभी लोग ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग जो है मेन पॉइंट समझिए कि मेन पॉइंट हमारा क्या था। देखिए, क्या उपापचय जो है केवल सजीवों में ही पाया जाता है या निर्जीवों में भी पाया जाता है उपापचय? देखिए, उपापचय क्या होता है? हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। ठीक, तो क्या जो है किसी निर्जीव में रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है? क्या कोई निर्जीव जो है सांस ले सकता है? ये सब नहीं कर सकता है ना। सांस से जो है कोई भी निर्जीव ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। ठीक, तो क्या हो जाएगा? उपापचय क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग। उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो यहां पर हम लिख देंगे एक पॉइंट में, उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। उपापचय क्या है? सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक, तो आप लोग जो है इतना तैयार करिए और अगली आने वाली वीडियो जो है अगले लक्षणों को देखा जाएगा, आपको उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली शायरी आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। संघर्षों में पड़े हुए अकेलेपन की सीढ़ी हैं हम, संघर्षों में पड़े हुए अकेलेपन की सीढ़ी हैं हम, मुस्कुराते हुए चेहरे वाली उदास पीढ़ी हैं हम।